हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आज देखना शुरू कर चुके हैं एक बार फिर से हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। देखिए, इस चैनल में हम जो करंट अफेयर्स होती हैं, जो डेली करंट अफेयर्स होती हैं, उनकी एक वीकली करंट अफेयर्स की डीप एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपको जो भी चीज़ें एक सप्ताह के अंदर जो भी करंट की चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकती हैं, वो जो घटित हुई होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि उनमें से क्या क्या ऐसा है जो आपके एग्ज़ाम्स से रिलेट कर सकता है और आपके एग्ज़ाम्स में आपको आ सकता है। ठीक है ना। और इसके अलावा हम स्पेशल टॉपिक्स की भी एक सीरीज़ चलाते हैं जो हमारे पास वेडनेसडे या थर्सडे को हम आपके लिए प्रोवाइड करवा देते हैं। तो उसी सीरीज़ के चलते करंट अफेयर्स वाली ये वीकली करंट अफेयर्स का 6वां एपिसोड है और आज 7 जून 2020 है। तो मैं आपको बता दूं, आज इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं अपने। स्वदेश पोर्टल लॉन्च, इंडिया वर्सेस भारत की आज का भी कुछ दिन पहले आपको सुनाई दिया होगा कि इंडिया से बदलकर भारत को नाम दिया जा रहा है, भारत दिया जा रहा है नाम। तो इसके लिए याचिका भी दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसके बारे में हम बताएंगे आपको। उसके बाद बताएंगे एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड, एक प्रोजेक्ट जारी किया जा रहा है, एक शुरू किया जा रहा है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे आपसे। फिर उसके बाद बात करेंगे माई लाइफ माई योगा, एक इनिशिएटिव है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी किया जा रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस और भी जो भी आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स में, वो सारी एग्ज़ाम्स में आपको हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन नहीं किया है, टॉक विद नमन के नाम से करके, तो वो आप जाके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत सारे जो पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको भी अब वहाँ पे देते हैं। और वीडियो की आपको, ये जो वीडियो दिख रहे हैं, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा आप हमारे जो स्पेशल टॉपिक देखना चाहते हैं उनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो पहला जो हमारा एक क्वेश्चन समझ लीजिए आप। ब्रिटेन के ने चीन के 5G एकाधिकार को तोड़ने के लिए D10 समूह, अंतर्राष्ट्रीय समूह बनाने की घोषणा की है। देख लिए, इस सबसे पहले आपको बता दें कि डी मीन्स होता क्या है, D10 क्या होता है, डी और क्या क्यों बनाया जा रहा है। तो पहले जो G7 कंट्रीज़ आपने सुना होगा, जिसमें 7 जो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ कंट्री थी, वो एक तरह से जुड़ी थी। और इसको बढ़ा के यूएसए ने ये प्रस्ताव रखा है कि इसको बढ़ा के D10 कर दिया जाएगा। तो डी मीन्स क्या होगा, यहाँ पे डी का मतलब होगा डेमोक्रेसी। ठीक है, डी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, डेमोक्रेसी। और इसमें किन किन देशों को शामिल करने को बताया जा रहा है, शामिल करने के लिए कि इनको इनको शामिल किया जाएगा, उसके बारे में भी जान लीजिए। पहला तो वो है जो है हमारा इंडिया, इसको शामिल करने की बात हो रही क्योंकि वो हमारा G7 के अंदर नहीं है। और जब ये D10 बनाया जाएगा तो कोशिश की जा रही है कि इंडिया को शामिल किया जाए, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा एक तरह से इंडिया के लिए। सेकंड जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया, ये भी शामिल नहीं था। ठीक है, और थर्ड जो कंट्री है वो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया है। ठीक है, तो इन तीनों देशों को जो है वो D10 के अंदर शामिल करने की कोशिश की जा रही है, तभी वो G7 से और G10 बनेगा। लेकिन उसको D10 करके सेकंड नाम उसको प्रेफर किया गया है कि इस नाम से इसको बुलाया जाएगा। अच्छा, ये क्यों किया जा रहा है इसके बारे में अब आप बात कर लेते हैं। देखिए, एक तरह से एक चाइना की कंपनी है हुआवे, आपने उसके कई मोबाइल्स फ़ोन भी लिए होंगे। और वो जो चाइनीज़ कंपनी है उसके पास अभी देखिए जो वर्ल्ड में है वो हम किस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, 4G का मोबाइल में, इंटरनेट में। ठीक है ना। और ये जो कंपनी है हुआवे, इसके पास 5G की टेक्नोलॉजी है और ये पूरे वर्ल्ड में शेयर करने के लिए तैयार है बड़े स्केल पे। और अभी देख रहे होंगे कि ये जो चाइना लद्दाख, भारत लद्दाख, ऐसे बहुत सारे जो इस समय प्रॉब्लम्स चल रही हैं इंडिया और चाइना के पीछे। और फिर चाइना ने ये अपना ये कोरोना वायरस के भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी वहीं से, और इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा देश जो है वो परेशान हैं चाइना से, एक तरह से आप बोल सकते हैं, या एक तरह से
उसको उस हद तक एक तरह से दंडित करना चाहते हैं। तो इसलिए इन्होंने इस 5G को एक तरह से कट करके क्रॉस करके कि हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, और अन्य कंपनियों को एक तरह से बुलावा देंगे कि आप आइए और 5G के अंदर जो है वो काम करिए और हम आपको फंडिंग देंगे। इस तरह से जो है वो काम किया जाएगा, 5G टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट कर लिया जाएगा हुआवे को छोड़ के, कि हुआवे से हम 5G नहीं लेंगे, चाइनीज़ कंपनी है। इस तरह से आप सोच सकते हैं बहुत सारी चाइना के ऊपर प्रॉब्लम हो रही है। देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि लाया कौन था ये, तो ये ब्रिटेन ने सुझाव दिया था। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरे को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, ब्रिटेन 5G इंटरनेट के साथ ब्रिट्स की आपूर्ति और नेटवर्क पर चीन के एकाधिकार को तोड़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की मांग कर रहा है। और पहले ब्रिटेन लाया था, फिर उसके बाद अमेरिका ने भी इसका साथ दिया, क्योंकि अमेरिका के जो ट्रम्प चाचा हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, सरकार 10 लोकतांत्रिक देशों को एक साथ काम करने के लिए सुपर फास्ट इंटरनेट के लिए एक नया प्रदाता खोजने के लिए आगे की योजना चला रही है। मतलब सुपर फास्ट इंटरनेट चाहिए 4G, क्योंकि अब भाई अब टेक्नोलॉजी के टाइम पे आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना होता है। ठीक है ना, और 4G को काफ़ी टाइम हो गया और 5G आना ही चाहिए, क्योंकि अच्छी जो है वो सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जा सकें। तो इसके लिए हुआवे को पीछे छोड़कर एक अन्य प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर आना चाहिए और जो 5G लॉन्च करे और 5G की जो है वो सुविधाएं प्रोवाइड करवाए। D10 क्लब G7 को बनाए राष्ट्रों को एक तरह से आगे बढ़ा के बनाया जाएगा। तो उन राष्ट्रों में कौन कौन शामिल है ये देख लीजिए। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US को देखेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत के साथ मिलकर 5G के नेटवर्क का निर्माण करने के लिए दूसरी कंपनी तलाश करेगा। यानी हुआवे को कट कर दीजिए, नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में ये लोग काम करेंगे। तो एक तरह से ये आप सोच सकते हैं कि चाइना से बदला भी लिया जा रहा है कि भाई देखिए जो गलत है वो गलत है, उन्होंने गलत किया है और फिर उसके बाद वो गलत तो गलत, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं। कि देखिए चाहे वो USA के लिए हो, चाहे वो अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद बताया था कि एक तरह से ऑस्ट्रेलिया उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत ज़्यादा धमकी मिल रही है ट्रेड के लिए कि आपका ट्रेड ख़त्म कर देंगे। इस तरह से इंडिया को भी बहुत ज़्यादा धमकी मिल रही है, जो ये लद्दाख बॉर्डर के ऊपर ये सारी चीज़ें हुई हैं। चलिए ये पेपर की कटिंग है, आप देख लीजिए। ब्रिटेन सीकिंग अलायंस ऑफ 10 डेमोक्रेसीज टू ब्रेक चाइनाज 5G मोनोपोली इन वेक ऑफ कोरोना वायरस पैंडमिक। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है सौर ऊर्जा के लिए भारत ने एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड प्लान जारी किया है। देखिए प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर इसे सही से इन सब चीज़ों के जैसा मैंने बताया कि आपको कोई भी योजना हो, अगर वो सही से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो ही वो योजना जो है वो एक तरह से सक्सेस हो पाती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएँ आती हैं जो सही से वर्क नहीं कर पाती हैं, जो उनका सही से बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता है। तो ये तो एक खैर आप समझ सकते हैं कि ये इंटरनेशनल योजना है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, इसके बारे में भारत ने कहा है, क्योंकि भारत के पास सौर ऊर्जा के सबसे ज़्यादा भंडारण एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये एक तरह से इस तरह से काम करेगी कि जहाँ जहाँ सूर्य घूम रहा है, देखिए अलग अलग डायमेंशंस में, मतलब एक ही जो हमारी पृथ्वी वो घूमती रहती है। ठीक है, तो कभी सूर्य इधर हो, मतलब इस कंट्री में जल्दी उगता है, कहीं उस कंट्री में जल्दी उगता है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी। तो इसी वजह से जहाँ सूर्य घूम रहा है वहाँ पर ग्रिड लगा दी जाए, वहाँ मतलब सारे कंट्रीज़ में ग्रिड लगाई जाएगी। उसकी एक पर्टिकुलर एक तरह से माला तैयार की जाएगी कि यहाँ यहाँ ग्रिड लगेगी, और जैसे ही सूर्य उस देश में है तो जैसे वहाँ पे सूर्य निकला है और वहाँ पे जो ग्रिड है ये ऑब्ज़र्व कर रही है सूर्य की जो ये किरणें हैं जिनसे बिजली बनती है, ये ऑब्ज़र्व कर रही है। आप मान लीजिए सोलर पैनल है, ठीक है ना। और आपको मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक आप हैं और एक आपका दोस्त है, ठीक है, और ये दोनों अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं। तो आपके यहाँ एक टाइम पे सूरज निकलता है और जिस टाइम पे आपके यहाँ सूरज नहीं निकलता है उस टाइम पे इसके यहाँ सूरज निकलता है। आप दोनों आपने एक दूसरे को बिजली देने के लिए एक तरह की योजना बना दी। आपने यहाँ पे एक ग्रिड लगा दी और एक यहाँ पे ग्रिड लगा दी। ग्रिड मीन्स एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप समझ लीजिए सोलर पैनल लगा दी, ठीक है ना, आसान भाषा में समझिए। सोलर पैनल आपने एक यहाँ लगा दी, एक दोस्त के यहाँ लगा दी। अब जिस टाइम पे इसके यहाँ सूरज निकलेगा तो ये सोलर पैनल से सूर्य की जो एनर्जी है वो ऑब्जर्व होगी और ये ग्रिड जाके आपके यहाँ घर में लाइट दे देगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जब इसके घर में अंधेरा होगा, यानी आपके यहाँ सूरज निकला होगा, तो ये आपकी जो ग्रिड है वो आपके यहाँ पे सोलर एनर्जी ऑब्जर्व करके इसके यहाँ पे ग्रिड में ट्रांसफ़र करके इसको बिजली दे देगी। सेम यही हो रहा है और यही होगा इस प्रोजेक्ट में कि
जहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ पे जो एनर्जी है वो खर्च करने के लिए नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी वो स्टोर करके ज़्यादा देर तक नहीं रखी जा सकती है, बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं की जा सकती है। हाँ, आप एक तरह से बोल सकते हो कि जो सोलर पैनल से एनर्जी आप चार्ज करते हो वो एक बैटरी में आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप कितने बैटरी, एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो बड़ा प्रोजेक्ट कितने एकड़ में फैला होगा, उसको आप जो है एक तरह से एनर्जी कंज्यूम करने के लिए आप कितनी बैटरी लगाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बस एक ग्रिड के माध्यम से ही इसको शुरू किया जा सकता है। तो इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। वियतनाम ने एक ग्रिड टाइप करके एक लगाई है, और वियतनाम बोल रहा है कि हम यहाँ पे लगाएंगे और इसे अंत तक ले जाएंगे, ताकि वियतनाम से होकर आने वाले जितने भी देश हैं उन्हें सूर्य के ना होने पर भी बिजली मिलती रहे। एक तरह से देशों को तब एनर्जी मिलेगी जब वहाँ सूर्य नहीं होगा, दूसरे देशों की मदद से, ठीक है ना। और इसकी फंडिंग भाई, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मिलियंस डॉलर पे जो है वो एक तरह से पैसा खर्च होगा। तो इसका जो फंड है वो कहाँ से मिलेगा, तो वो वर्ल्ड बैंक इनको देगा, ठीक है ना। क्योंकि ये योजना बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं कई जगह पे वो सॉल्व हो जाएंगी। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन देगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और बहुत जान लेते हैं। हाल ही में भारत ने वन सन वन ग्रिड और वन वर्ल्ड, ये जो योजना है इसको रोल आउट करने के लिए बोलियां बुलाई हैं। यह योजना वैश्विक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक रूपरेखा पर केंद्रित है, जो परस्पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों, मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है, जिसे मूल रूप से साझा किया जा सकता है, ठीक है। ओसोवो के पीछे एक दृष्टि बिहाइंड द सन नेवर सेट, ये से पूछा जा सकता है कि कौन सी योजना शुरू हुई जो पूरे देशों को एक साथ बिजली से जोड़ती है। तो आप एक सूर्य एक दुनिया और एक ग्रिड वहाँ पे टिक कर सकते हैं, इसे घुमा के भी दिखाया जा सकता है, ठीक है ना। एक सूर्य एक दुनिया और एक प्रोजेक्ट एक पावर, इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। नहीं, आपको एक सूर्य एक दुनिया और एक ग्रिड, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको दे सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको ये दे सकता है कि द सन नेवर सेट्स, ये क्या है, तो ये भी आप बता सकते हैं कि ये इस योजना के अंतर्गत आता है। चलिए, ये इस प्रोजेक्ट ये जो है ये इसकी कटिंग है, ये भी आप देख लीजिए न्यूज़पेपर की। चलिए जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसके बारे में बताते हैं। केरल सरकार ने प्रोजेक्ट के फ़ोन के तहत दिसंबर तक पूरे राज्य में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन देगा। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, केरला ये स्टेट है, ये हम आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन है, केरला के मुख्यमंत्री हैं कौन है, आपको बताना पड़ेगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे को, ठीक है। चलिए, आप आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट के फ़ोन क्या है, तो एक तरह से आपको ये समझा दें कि एक पूरे राज्य में एक तरह से ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो बिछाई जाएगी। जैसे आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो, कई बार आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है और कोई कॉल आता है तो आप उसके लिए हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आई कि नहीं आई, इस तरह से चिल्लाते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। हाँ, अब आ रही है, ठीक है, हाँ बोलिए। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए पूरे राज्य में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी, जिससे आपकी जो नेटवर्क प्रॉब्लम है और जो नेटवर्क में डिस्टर्बेंस होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सही हो जाएगी, और आपको इंटरनेट में बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी मिलेगी इंटरनेट स्पीड में, चाहे वो आप गोडाउन में बैठ के कर रहे हो, चाहे वो अंडरग्राउंड में, चाहे जहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी योजना है। अच्छा, इसके बारे में बता देते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि प्रोजेक्ट के फ़ोन क्या है, मतलब प्रोजेक्ट के फ़ोन कहाँ की योजना है, तो ये आप बता सकते हो केरल सरकार की है। दूसरी चीज़ आपसे पूछी जाएगी इस योजना में कितना पैसा खर्च हुआ, तो 1548 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा, ठीक है ना। तीसरी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है इसका टारगेट क्या है, तो टारगेट इसका दिसंबर 2020 है। ये दिसंबर 2020 तक ये सारा काम जो है, इनको बोला गया है कि ये सारी चीज़ें कोशिश की जाएँ कि ये जो है वो काम शुरू कर दिया जाए एक तरह से। चलिए, ये चीज़ें हैं और इसे लागू नहीं किया गया अभी, ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, लागू किया जाएगा दिसंबर 2020 तक, मतलब तब से शुरू होगा और उसके बाद की जो जब भी टाइमिंग होगी, टाइमिंग भी आगे अगर आपको बताते हैं तो हम आपको जो है वो इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले नासा के डब्ल्यू फर्स्ट टेलीस्कोप का नाम बदलकर रोमन स्पेस टेलीस्कोप रखा गया है। ये क्या है भाई, आप देखिए, कोई भी जो है, मैं आपको एक तरह से अच्छे से समझाता हूँ, ये रुकिए, ये देखिए भाई, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये है एक हबल टेलीस्कोप। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि
स्पेस से जो हमें मिलती हैं, जो भी रेडिएशन होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उसमें ये निगरानी करता है और सभी लोकेशंस जो है वो हमें बताता रहता है। तो इसके बारे में मतलब इसका नाम चेंज किया जा रहा है। नाम क्यों चेंज किया जा रहा है तो भाई इसके बारे में भी जान लेते हैं क्यों नाम चेंज किया जा रहा है। तो नेशनल ग्रेस रोमन नासा के हबल टेलीस्कोप की माँ है, मतलब इन्होंने हबल टेलीस्कोप को बनाया था एक तरह से और भेजा था। तो ये नेशनल ग्रेस रोमन, ठीक है ना, तो इनको मदर ऑफ स्पेस टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप की माँ कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नासा के हबल टेलीस्कोप की माँ किसे कहा जा सकता है तो आप इससे क्रिटिक करेंगे। को सम्मानित करने के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा, क्या, नासा, ठीक है, अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप यानी डब्ल्यू फर्स्ट का नाम बदल कर नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रखा। ये नाम है इनका भाई, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस नाम रखा जाएगा इनका। नैन्सी ग्रेस नाम था और नेशनल ग्रेस रोमन जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने मिलकर ये जो है वो तैयार किया था, ठीक है ना। इसका नया नाम ये रखा जाएगा नेशनल जो नया नाम है वो रखा जाएगा, सॉरी, नया नाम रखा जाएगा रोमन स्पेस टेलीस्कोप, रोमन स्पेस टेलीस्कोप, ये नया नाम रखा जाएगा, ठीक है। इसका नाम बदल कर, किसका नाम बदल कर, वर्ल्ड फर्स्ट जो टेलीस्कोप है उसका नाम बदल करके, ठीक है ना। अब जान गए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका नाम बदल कर, तो डब्ल्यू फर्स्ट का नाम बदल कर क्या रखा गया, तो रखा गया रोमन स्पेस टेलीस्कोप। और के ये हबल टेलीस्कोप की माँ किसे कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है नैन्सी ग्रेस रोमन को, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। विश्व तंबाकू निषेध 2020 के लिए युवाओं की सुरक्षा रहा, इसके बारे में आपको बता देते हैं ये क्या है भाई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस क्या कब मनाया जाता है, तो 31 मई 2020 को इस बार मनाया गया था। 31 मई को हमेशा मनाया जाता है। इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन होता है, मतलब ऑर्गेनाइज कौन करता है, WHO करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। इस बार की थीम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी दिवस मतलब कोई भी डे होता है तो उसकी थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो आपसे पूछी जा सकती है। थीम इसकी इस बार क्या थी, युवाओं की सुरक्षा, ठीक है, यूथ सेफ्टी एक तरह से ये इस बार की थीम थी। और जो सबसे पहला जो है वो कब मनाया गया था, तो 1987 में, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, इस बार की थीम क्या थी, तो इस बार की थीम थी प्रोटेक्टिंग यूथ, युवाओं की सुरक्षा। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करने वाले चीन के दक्षिण कोरियाई में अमेरिकी की जो एक थाड़ मिसाइल प्रणाली की मौजूदगी का विरोध किया गया। मतलब वहाँ पे जो थाड़ जो है वो मिसाइल प्रणाली जो लगाई गई थी, इसका विरोध किया गया। तो हम आपको बताते हैं आज की ये जो थाड़ मिसाइल होती है एक तरह से किस प्रकार बेनिफिट होती है और क्या क्या चीज़ें हैं सारी। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं थाड़ मीन्स होता क्या है। तो थाड़ का मतलब समझिए सीधा सीधा, टर्मिनल हाई एटीट्यूड एरिया डिफेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसका फुल फॉर्म होता है। आपसे थाड़ का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और फिर पूछ सकता है कि थाड़ क्या है। तो थाड़ एक तरह की जो मिसाइल है, अमेरिकी मिसाइल है, इसको अमेरिकन कंपनी बनाया था और जो जिसका नाम क्या था, लॉकहीड मार्टिन। ये आपसे पूछा जा सकता है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, इसकी एक और खासियत है कि ये मैं आपको बताता हूँ, एक तरह से आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिगर के माध्यम से। देखिए, ऐसे समझिए, टेकिंग द हाई ग्राउंड, जैसे कोई भी जो है मिसाइल है और जो आपकी तरफ आ रही हो, तो ये थार्ड सिस्टम क्या करता है, उसको हवा में ही जो है वो क्रैश कर देता है। जैसे इधर से कोई चीज़ चली और उसको ये डिटेक्ट करता है और हवा में ही क्रैश कर देता है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे छोटा सा चित्र कि ये ऊपर हवा में जा रही है, ठीक है, और ये यहाँ पे किसी भी चीज़ को जो है नुकसान पहुँचाने से बचाएगी। अच्छा, देखिए, आप एक तरह से ये समझिए, किसी भी दूसरी मिसाइल जो आप पर या आपकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने आए, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है,
पहुंचाने आए तो आप उसे रास्ते में ही निष्क्रिय कर दें। ये है थाड़ सिस्टम, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये चर्चा में क्यों रहा? तो अमेरिका ने यह प्रणाली साउथ कोरिया में लगा रखी है। क्यों साउथ कोरिया में लगा रखी है भाई? उसने कहा है कि इस देश की वह रक्षा कर रही है नॉर्थ कोरिया से, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है वो बहुत ज़्यादा पुराने समय से दुश्मन रहे हैं एक दूसरे के। एक तरफ से नॉर्थ कोरिया और दूसरी तरफ से साउथ कोरिया। तो ये साउथ कोरिया की तरफ से एक तरह से लगा के बैठी है कि अगर नॉर्थ कोरिया ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो हम साउथ कोरिया को जो है वो बचा लेंगे। लेकिन हुआ क्या है? और ये एक तरह से इन्होंने एक तरह से वो किया है चाइना ने कि हमें इस जो है थाड़ सिस्टम से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसको आप हटा लीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं हटाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि इनकी भाई यही इनका चलता ही है। कोई भी बात ना मानो तो कुछ भी उठा के फेंक दो, कुछ भी उठा के कर दो, ये सारी चीज़ें इनके अंदर होती हैं। अच्छा, नॉर्थ कोरिया से इसमें जो एक अच्छा प्रॉब्लम क्यों हो रही है चीन को? तो इसमें जो है वो एक रडार लगी होती है, ठीक है। जो रडार जो है वो डिटेक्ट करती है आसपास का जो बहुत ज़्यादा एरिया होता है, उसको डिटेक्ट करती है। कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, कोई भी उनकी गतिविधियों पे नज़र रखती है, तभी भाई इंडिकेट कर पाएगी ना कि कोई हमला कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से ये इंडिकेशन पे नज़र रखती है। तो चीन ने कहा है कि ये चीन का 1800 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो कैप्चर करती है, ठीक है ना। और इसी तरह से जो रेडिएशन इनको मिलती है इसी को कैप्चर करके ये जो है मिसाइल दाग देती है, ठीक है ना। तो ये जो 1800 मीटर का जो एरिया है वो चीन का कवर कर रही है। तो चीन को इसमें आपत्ति है। उसने बोला है कि हमें अपने एरिया पे सुरक्षा चाहिए पूरी, हमारे एरिया पे कोई जांच नहीं कर सकता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये हमारी मर्जी है। तो आपको ये थार्ड सिस्टम साउथ कोरिया वालों से उन्होंने कहा है कि आपको ये थार्ड सिस्टम हटाना पड़ेगा। अमेरिका से कहकर आप ये थार्ड सिस्टम नहीं हटाते हैं तो क्या करेंगे हम आपका जो ट्रेड है और जो भी सारी चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सारा जो है वो चीन ने कहा है, ठीक है ना। अपने देश से इसे हटवाने से लिए साउथ कोरिया ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम भाई इसको नहीं हटवाएंगे। अब आपको कोई बोले कि हम आपको कोई धमकी दे जाए, ठीक है ना, कोई भी पर्टिकुलर धमकी दे जाए कि हम आपको मार के रहेंगे, ठीक है ना, और आपने क्या किया, एक बॉडीगार्ड रख लिया। फिर उसके बाद आपके दुश्मन नहीं, जिसने आपको बोला कि मार के जाएंगे, और उसने बोला कि अगर आप बॉडीगार्ड नहीं हटाओगे तो हम मार देंगे, तो आप बेवकूफ़ हो क्या कि बॉडीगार्ड हटा लोगे? नहीं ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ जो है समझ आई होगी, ठीक है। और चीन ने साउथ कोरिया के प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया एक तरह से। और यही चीन साउथ कोरिया ये जो यही चीज़ है वो साउथ कोरिया ने अपनाई है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर दिया जाए। और भारत में इस समय भी चाइनीज़ बायकॉट बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो कोशिश करिएगा कि आप चाइनीज़ चीज़ों का बायकॉट कर पाएँ। ये हालांकि बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर हमारे पास ऑप्शन होता है कोई भी चीज़ का तो हम उस चीज़ को दूर रखने की या बायकॉट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है तो हम उसी चीज़ पर निर्भर हो जाते हैं। तो कोशिश करिए, धीरे धीरे छोड़ जाएगी, मतलब छूट जाएगी, और हम लोग इसी से अपने जो आत्मनिर्भर जो है भारत है उसको अच्छी तरह से बेनिफिट करवा सकते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की जो है हमने 5 सीरीज़ निकाली थी जिसमें हमने आपको बताया था कि पर सीरीज़ में क्या क्या चीज़ें जो है लॉन्च की गई। तो अब अगर आप वो सीरीज़ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये सारी चीज़ें थी कि थार्ड सिस्टम आप समझ गए होंगे किस कंपनी ने बनाया, तो अमेरिकी कंपनी ने। थार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। अच्छा, इसकी क्या है कि ये 100% एक्यूरेसी से चलता है, ये इस कंपनी का दावा है। और आज तक कोई भी जो है इनको जो है वो फेलियर नहीं देखने को मिला कि अगर ये जो मिसाइल है अगर इधर से उड़ के इधर लगनी है तो इधर नहीं लगी, इधर ही लगी है। तो ये सारी चीज़ें जो देखने को मिली हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो है वो हाँ और आपको एक इम्पॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि आप पूछेंगे कि भारत भी ऐसी मिसाइल सिस्टम कब यूज़ करेगा या है क्या उसके पास? तो नहीं भाई, अभी भारत के पास बिल्कुल नहीं है। और भारत इससे कहाँ से मंगवा रहा है? रशिया से। भारत इस सिस्टम को यानी थार्ड सिस्टम को कहाँ से मंगवा रहा है? रशिया से मंगवा रहा है। इसका नाम क्या है भाई? वहाँ पे तो थार्ड सिस्टम आपको बोल सकते हैं। तो इसका नाम है S-400। और आपने देखा होगा कि S-400 के अलावा जो राफेल है वो भी आ रहे हैं और कुछ आ गए हैं। तो ये जो थार्ड सिस्टम है ये S-400 ये कब तक आएगा भारत में? 2025 तक। कितने आएंगे? 5 सिस्टम आ जाएंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो भारत को जो है अच्छी चीज़ें मिलेंगी। जैसे अभी हाल ही में धमकी दे रहा है हमें चीन, तो ये चीन जो है वो मानने वाला नहीं है। चलिए छोड़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ये पेपर कटिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको PDF जो है वो टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो अगर आप वहाँ से ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो हाल ही में मन की बात में कार्यक्रम में मेरी ज़िंदगी मेरा योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता जारी की है। तो ये क्या है भाई, तो सबसे पहले जान लेते हैं क्यों यह जारी हुई। तो हमारा देखिए जो वर्ल्ड योगा डे है वो 21 जून ये आ रहा है, और इसी के इनिशिएटिव में ये जो है वो एक तरह से क्विज आप समझ सकते हैं ये जारी की गई है, ठीक है। और जो ये क्विज़ है इसका प्राइस समझ लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जो है प्राइस मैटर करता है। तो प्राइस मैं आपको समझा देता हूँ। इसका जो फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 लाख, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था। सेकंड विनर को 50,000, और जो थर्ड विनर होगा उसको 25,000। ये सारे जो है वो बेनिफिट दिए जाएंगे। अच्छा, इसमें करना क्या होगा तो ये भी बता दे सकते हैं। पर करना होगा क्या कि करना ये होगा कि इस कॉन्टेस्ट के रूप में जो है निकल के आया, इसमें आपको एक वीडियो बना के अपलोड करनी है, ठीक है ना। एक आपको वीडियो शूट करनी है, वो आपको उठा के एक इन्होंने अपना एक पर्टिकुलर पोर्टल लॉन्च करेंगे जिसमें आपको ये जो है वो वहाँ पे अपलोड कर देनी है, यह बताते हुए कि आपके साथ क्या क्या बदलाव हुए हैं जब से आपने योगा जो है वो स्टार्ट कर दिया है, और इससे मिलने ठीक है, और इससे मिलने वाला बेनिफिट क्या था, और ये सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पे शेयर करनी पड़ेंगी अपनी एक वीडियो बना के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, इसका जो है पैसा वो कौन देगा, तो भाई प्रधानमंत्री जी देंगे। कहाँ से देंगे, अपने पास होते देंगे नहीं। तो इसका जो है वो पीएम केयर्स फंड, ये बहुत ज़्यादा विवाद में रहा है। इसके बारे में लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस भी कर चुका हूँ, इस वीडियो में भी आपसे डिस्कस करूँगा। पीएम केयर्स फंड में जितना भी पैसा आया है सेविंग का, तो उसमें से ये 3 जो है वो जो है अवार्ड जो हैं वो एक तरह से पुरस्कार राशि जो है वो जारी की जाएगी। अच्छा, पेपर में क्या पूछा जाएगा, पेपर में ये पूछा जाएगा कि मेरी ज़िंदगी मेरा योग जो है वो कब लॉन्च हुई थी। तो इसके लिए कब लॉन्च हुई, तो ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि 21 जून को जो है ये हमारे मतलब सब जगह जो है वो लॉन्च कर दी गई थी, क्योंकि अभी तक तो जो है बातें चल रही कि हाँ इसे लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो अभी तक इसमें शायद काम शुरू हो गया होगा कि जो है वो आप जो है वीडियो जो सारी हैं जो आप बना रहे हो वो आप भेज सको, ठीक है। तो पहला जो आपसे पूछ सकता है कि पहला जो है योग दिवस वो कब मनाया गया था, तो ये 21 जून 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया था। उसके बाद से योग दिवस मनाना शुरू किया। अच्छा, ये जो संस्करण है ये कौन सा संस्करण है, तो इसका 6वां संस्करण है 2015 के बाद, ठीक है। ये 6वां संस्करण है। कब मनाया जाएगा, 21 जून 2020 को मनाया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करने वाले संघ सरकार ने छोटे व्यवसाय और कुटीर उद्योगों के लिए मुद्रा शिशु ऋण योजना की जो है वो आप पहले एक तरह से शुरू की है। क्या होगा भाई, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मुद्रा शिशु लोन नाम से एक योजना शुरू की गई है, और ये योजना जो है वो आत्मनिर्भर भारत के अंदर शुरू की गई है, और ये 1500 करोड़ की योजना है, ठीक है। और जो ये राष्ट्रीय बैंक है इनसे जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स को जो है पैसा मिलेगा, और इसकी टाइम लिमिट क्या होगी, तो इसको आप जो पैसा है वो 12 मंथ में जो है वो दे सकते हो। और कितना पैसा मिलेगा, तो आपको 10,000 तक पैसा मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा भाई, जो स्ट्रीट वेंडर्स जो आपके गली में ठेले वाले हैं, केले वाले जो आते हैं, सब्जी वाले आते हैं, इन सारे लोगों को एक तरह से योजना जो दी जाएगी। आपसे पेपर में आपसे क्या पूछ सकता है, पेपर में आपसे ये पूछ सकता है कि छोटे जो है वो ठेले वालों के लिए या स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो मुद्रा शिशु ऋण योजना शुरू की गई थी। अच्छा, इसमें ब्याज कितना देना पड़ेगा, 2% ब्याज आपको देना पड़ेगा, मतलब आपको नहीं, जो लोग हैं उनको देना पड़ेगा। 12 मंथ की टाइम लिमिट है। ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करने वाले मोहनदास पाई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड सेवा प्रदाताओं की सलाह समिति के अध्यक्ष नियुक्ति की गई। आपसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में मैं आपको हर बार 1-2 अपॉइंटमेंट लेके आता हूँ जो आपके लिए बेनिफिट होंगी। अच्छा, चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड, ये आपसे पूछा जाएगा कौन है इस बोर्ड के जो चेयरमैन है नए, तो मोहनदास पाई हैं, ठीक है। ये है मोहनदास पाई, इनको देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं मूडीज़। देखिए इस बार का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, जो स्पेशल टॉपिक है IAS PCS और ऐसे बहुत सारे जो एग्ज़ाम है जिसमें डीपली पूछता है, ठीक है ना। आप लोग भी इसके बारे में यहाँ पे समझ लीजिए और वहाँ पे भी दे सकते हैं, जो हम आपको थर्सडे नहीं वेडनेसडे को हम प्रोवाइड करवा देंगे, और ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो। मूडीज़ ने 22 साल के बाद पहली बार भारत की रेटिंग घटाई है। क्यों घटाई है भाई, क्योंकि क्यों घटाई है तो मैं आपको ये स्पेशल टॉपिक वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है।
चलिए इतना जान लीजिए कि भारत जो मूडीज़ है बहुत ज़्यादा बड़ी रेटिंग एजेंसी है, और हमारे भारत में तीन मतलब वर्ल्ड में तीन बड़ी रेटिंग एजेंसी है जिनकी बात मान के सारी जो है इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाती हैं। तो उनमें से एक है ये, इसका इंडियन इकॉनमी के क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ बताऊँगा। चलिए, भारत का पहला राफेल जो है वो लड़ाकू विमान वायुसेना के गोल्डन एरोस ए स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि पहला राफेल लड़ाकू विमान कहाँ शामिल किया जाएगा, तो ये गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये जान लीजिए थोड़ा सा। सितंबर 2016 में फ्रांसीसी सरकार के साथ 36 फ्रांसीसी सेनानियों के साथ सौदा किया गया था। 7.8 बिलियन यूरोस का ये सौदा जो है वो आंका गया था, और इसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी कि जो विपक्ष है हमारा, उसने भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन आंसर किए थे वोटिंग के पहले। अब तो सारी चीज़ें जैसे लगता है गायब हो गई हैं। ठीक है, तो इन विमानों से पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं के वायुसेना की शक्ति का बढ़ावा देने के लिए उम्मीद की है। कोरोना वायरस महामारी के कारण वैश्विक लॉकडाउन के बावजूद फ्रांसीसी डसॉल्ट एविएशन के राफेल के जुलाई के अंत तक आने की उम्मीद है। मूल अनुसूची के अनुसार ये विमान मई अंत तक भारत के प्रणालियों में लैस होने की उम्मीद में है। ठीक है ना, जो 36 विमान है उनमें से 4 विमान जो हैं वो आ जाएंगे। 7.6 बिलियन यूरोस का ये जो टोटल है, जो एक तरह से समझौता है और एक तरह से ख़रीदारी आप समझ सकते हो, ये जो है वो किया गया था। ठीक है, चलिए, ये इसकी कटिंग जो न्यूज़ है। फर्स्ट रॉलेट राफेल फाइटर्स टू ज्वाइन गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन। आपसे क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाएगा कि जो पहला राफेल था वो किस स्क्वाड्रन को दिया गया, तो आप बता सकते हो गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन को दिया गया। पीएम केयर्स फंड, भाई इसके लिए बहुत विवाद हुआ था इस टाइम पे, जो तो मैं इसको लेके आ गया हूँ। मैं सोचा मैं आपको बता देता हूँ। सरकार ने पीएम केयर्स फंड पर आईटीआई का कानून बाहर रखा है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्या बोला है, क्या बोला है तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि इन्होंने बोला है, मतलब सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह एक चैरिटेबल फंड है। और आपको अगर ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, यानी ये चैरिटी करने के लिए बनाया गया है। तो आपको बता देता हूँ कि चैरिटेबल जितने भी फंड होते हैं, चैरिटेबल जो चैरिटी से रिलेटेड संस्था होती है, उनका पैसा आंका नहीं जाता है, उनका पैसा जो है वो गिनती में नहीं आता है। यही होती है चैरिटी की खास बात। चैरिटी फंड होते हैं, जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनकी यही खास बात होती है। और ऐसे फंड की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है पब्लिकली, जो है वो नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि ये किस लिए विवाद है। ये बताया था कि ट्रांसपेरेंसी आपको दिखानी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि कितना पैसा आया और कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ। देखिए, ये एक तरह से एक लॉजिकली सवाल है, मतलब लॉजिक का सवाल है कि आप समझ सकते हो कि भाई सरकार को क्या आपत्ति है भाई बताने में, क्योंकि जितने भी पैसा जो है वो डोनेट किया गया वो इंडियंस का ही है, जाहिर है देश के लोगों का ही है, तो उनको जानने का हक है। लेकिन हम इस चीज़ पर डिस्कशन नहीं करते हैं। ये गवर्नमेंट का इशू है कि वो देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। देखिए, एक तरह से मेरे हिसाब से तो देना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है ना। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएमओ ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री का नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि यानी पीएम केयर्स फंड में राहत अधिकार अधिनियम आरटीआई 2005 के दायरे के एक सार्वजनिक प्राधिकरण में नहीं है। पीएम केयर्स फंड को कोविड-19 महामारी के अन्य समान आपात स्थितियों के दौरान दान स्वीकार करने और राहत प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया था। पीएमओ के प्रतिक्रिया फंड के ट्रस्ट डीड और इसके निर्माण और संचालन से संबंधित सभी सरकारी आदेशों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों को जानने के लिए दायर आरटीआई देरी क्वेरी की पृष्ठभूमि में आई है। ठीक है, अच्छा, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पीएम केयर्स फंड बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में रहा, तो इसके बारे में आपको फुल फॉर्म भी जानना चाहिए। चलिए मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ कि पीएम केयर्स फंड की जो है वो फुल फॉर्म क्या है। पी से तो आप समझ गए प्राइम, एम से मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, सी से क्या होता है, सी से होता है सिटीजन, ए से होता है असिस्टेंट, आर से होता है रिलीफ, ठीक है, ई से होता है इमरजेंसी, एस से होता है सिचुएशन।
ठीक है। तो ये मेरा बताया हुआ नहीं है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये जो है वो पीएम केयर्स फंड लॉन्च करते समय बताया गया था कि इसका मतलब क्या होगा। तो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन, ये इसका नाम एक तरह से फुल है। आप याद कर लीजिएगा, वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा इतना बड़ा, लेकिन पूछ भी सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसकी पेपर कटिंग है द हिंदू की। कोरोना वायरस पीएम केयर्स इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट, ये पीएमओ ने कहा था। ठीक है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 आई सूत्र दिया। 5 आई सूत्र क्या है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे एड्रेस, ये ट्यूसडे मतलब जो पिछला ट्यूसडे गुजर गया उसकी न्यूज़ है, एड्रेस द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII एनुअल सेशन, यानी CII का एनुअल सेशन हुआ था और वहाँ पे इन्होंने ये बताया था कि 5 आई क्या है और 5 आई के बारे में चीज़ों को बताया था। तभी से जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा उछाल में आया था और बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से बहुत समय बाद अच्छी तेज़ी आने देखने को मिली थी। कहाँ पे? हमारे शेयर मार्केट में। ही गेव गेटिंग ग्रोथ बैक फार्मूला एंड अश्योर्ड इंडिया दैट ग्रोथ इन द इकोनॉमी विल रिटर्न सून। इन्होंने कहा था कि हमारी जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगी और बहुत आगे निकल के आएगी, जो सारी चीज़ें अगर सही से इम्प्लीमेंटेशन हो गई। और ठीक है, चलिए। ही स्ट्रेस ऑन द नीड और फॉर द कंट्री, एक मिनट, कंट्री टू बिकम आत्मनिर्भर भारत। इन्होंने कहा था कि हम इसको ऐसे एक तरह से ट्रीट करेंगे, बहुत सारी जो योजनाएं उनको एक तरह से ऐसे जो है बूस्टअप करेंगे कि ये जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो है वो निकल के आएंगी। इन्होंने 5 आई का फार्मूला दिया था, मैं 5 आई का फार्मूला क्या है वो आपको बता देता हूँ, ये समझ लीजिए। 5 आई टू बिल्ड सेल्फ रिलियंट इंडिया। आई, पहले आई का मतलब इंटेंट यानी मंशा, यानी रोजगार को लेके, नीतियों को लेके क्या मंशा है। सेकंड आई इंक्लूजन यानी समावेश। थर्ड आई इन्वेस्टमेंट, यानी जितना भी जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अलग अलग कंपनीज के द्वारा। फोर्थ आई इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इनोवेशन। फिफ्थ आई यानी इनोवेशन मीन्स नव निर्माण, नव परिनिर्माण, और जो अलग तरीके से नई चीज़ों का जो विस्तार होता है वो बढ़ाया जाएगा। तो ये था हमारा जो 5 आई फार्मूला था। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 5 आई फार्मूला क्या है। ठीक है। और आपसे जैसे जो यूपीएससी के जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो देख रहे हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 5 आई जो आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछेगा कि 5 आई के अंदर कौन कौन से ये जो चीज़ें वो आती हैं और कौन कौन सी नहीं आती। इस तरह का क्वेश्चन जो आपसे रिलेट कर सकता है। Prime Minister Narendra Modi on Tuesday exude confidence that India will get back its growth, which has come to a virtual standstill amid the coronavirus pandemic and the consequential lockdown, adding that it has already started with Unlock 1.0, यानी Unlock 1.0 इसे शुरू हो चुका है। मेड इन इंडिया, मेड फॉरवर्ड, ये चीज़ें शुरू की गई हैं कि मतलब इंडिया के लिए और इंडिया के बाहर के लिए जो सारी चीज़ें वो बनाई जाएंगी अच्छे से अच्छे। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ठेले धारकों को सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है। इसका नाम क्या है? पीएम स्वनिधि योजना, मैंने आपको बताया था। ठीक है। चलिए, तो ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सी योजना है जो आवास एवं शहरी मंत्रालयों के लिए जो ठेले धारकों के लिए सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। तो क्या थी ये? पीएम स्वनिधि योजना थी। ठीक है। आई स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैकल्टी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करेंगे DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम की मटेरियल कीटाणुनाशक कीटाणु शोधन इकाई जो है वो विकसित की है। इसमें जो है वो अलग अलग बैक्टीरियाज की जो है वो जांच होगी, बहुत सारी चीज़ों की जो जांच होगी, एक तरह से आप वो बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इस संघ सरकार ने MSME क्षेत्रों के लिए चैम्पियंस मंच लॉन्च किया है। चैम्पियन मंच क्या है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इसके बारे में जो और ज़्यादा जानना है तो आप वहाँ पर जाके जो लास्ट वीडियो है हमारी देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ भाई, इसको भी हमने अपने काय में थंबनेल में जो है वो अटैच किया हुआ था क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट थी। क्या इंपॉर्टेंट है भाई? आपसे पूछ सकता है कि जो ये कोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ का प्रोजेक्ट है? तो चाइना का प्रोजेक्ट है। कहाँ लग रहा है? तो पाकिस्तान में लग रहा है। किस नदी पर लग रहा है? झेलम नदी पे। ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम रिलेटेड कि कोला हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है यानी कोयला जल विद्युत परियोजना है कहाँ लग रही है? झेलम पर। कहाँ पे? पाकिस्तान में। किस बांध के ऊपर लग रही है? तो डाईमर भाषा
बांध। ठीक है, ये आपको राइटिंग नहीं समझ में आएगी, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास अच्छी क्वालिटी का स्टाइलस नहीं है, तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और जल्दी ये सारी चीज़ें मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। तब तक आप, उम्मीद है आप ऐसे ही काम चला लेंगे। अच्छा, ये कितने वाट जो है बिजली बनाएगा, तो 1124 वाट की जो है वो बिजली जो है वो जनरेट करेगा ये प्रोजेक्ट। अगर ये प्रोजेक्ट बन गया तो ये सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादित करने वाला पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। पीओके पर बन रहा है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर पर बन रहा है। कौन बना रहा है? चीन, ताकि भारत एलओसी पर से दूर रहे। क्यों? क्योंकि अगर चाइना जैसी बड़ी कंट्री एलओसी पर काम करेगी तो एक तरह से इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद, और ये ज़्यादा एक तरह से चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा गेम खेल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारी यानी सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान के कब्जे पर वाले कश्मीर यानी पीओके में कोयला जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करेगा। जल विद्युत परियोजना के निर्माण पर भारत पहले ही आपत्ति जता चुका है। भाई आपत्ति कब तक जताते रहोगे? बस ये थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है कि भारत हर बार कोई भी चीज़ होती है तो उसके बारे में खुल के कोई एक्शन नहीं ले पाता है। तो ये बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो कि ये भारत एक्शन क्यों नहीं लेता। देखिए हर कंट्री जो है वो अलग अलग जो नियम होते हैं, उन कानून होते हैं, उनसे बंधे रहते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा हाथ पर नहीं चला सकते। ठीक है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर वन बेल्ट वन रोड, ये जो है वो पहले बन चुका था। इसका एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य चीन के साथ बेहतर व्यापार के लिए क्षेत्र और देशों को आगे एकीकृत करने के लिए पाकिस्तान के भीतर बुनियादी ढांचे का सुधार करना है। पाकिस्तान अपना पूरा पाकिस्तान उसको देता जा रहा है, लो भाई लो, तो हमसे लेते जाओ, तो हमसे लेते जाओ, बेवकूफ़ी कर रहे हैं बहुत बड़ी। चलिए उसके बारे में बात नहीं करते, हमारा सिर्फ जो है मुद्दा है वो पढ़ना है। चलिए, भारत सामरिक क्षेत्र अंतरिक्ष का निजीकरण करेगा। मतलब देखिए अब अधिकतर जो चीज़ें हैं वो उनका निजीकरण हो रहा है। क्यों निजीकरण हो रहा है, मैं आपके इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा जो है वो कई बार विरोध भी हुआ है कि इनका जो निजीकरण नहीं होना चाहिए किसी भी जो है संस्था का। ठीक है, तो निजीकरण देखिए अब बहुत ज़्यादा एक तरह से बेनिफिट भी होता है। क्यों बेनिफिट होता है? देखिए जिसकी वजह से ये जो भारत सामरिक क्षेत्र अंतरिक्ष का निजीकरण होगा, इसकी वजह से जियो पॉलिटिकल पोजिशन मजबूत होगी। हमें उस जिसे भी एक तरह से आप आसान भाषा में समझिए, ठीक है ना, आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इसको समझने में। देखिए भारत सामरिक क्षेत्र अंतरिक्ष का निजीकरण क्या है, मतलब इस तरह से सामरिक क्षेत्र का निजीकरण आप किसे कहते हैं? जिसकी वजह से जियो पॉलिटिकल पोजीशन मजबूत होती है, उसे हम सामरिक क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, एग्जांपल है इसरो का, आप समझाते हैं। देखिए कई कंट्रीज अलग अलग तरीके से प्राइवेट कंपनीज को ऐड कर रही हैं अपने अंदर, मतलब अपने जो है वो काम करिए आप हमारे यहाँ। जैसे नासा ने स्पेस एक्स को ऐड किया, जैसे आपने देखा होगा कि जो लास्ट वीक था उसमें स्पेस एक्स यानी प्राइवेट कंपनी है एलन मस्क की, जिसके साथ मिलके नासा ने अपने स्पेस स्टेशन में 2 लोगों को भेजा है, अंतरिक्ष यात्रियों को, जो वहाँ पे जाके रिसर्च वगैरह करेंगे। ठीक है, और इसी तरह चाइना ने लॉन्ग मार्च वी, जो अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था, उसको लॉन्च किया था। ठीक है, और उससे भी किसी प्राइवेट कंपनी को ऐड करके किया गया था। तो इसी तरह भारत भी प्राइवेट कंपनी को ऐड करेगा अपने साथ में, और जो है जितनी भी चीज़ें हैं जो बहुत आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें निजीकरण एक तरह से करेगा कि हाँ भाई आप प्राइवेट कंपनी से आप आइए, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए और एक तरह से हमारे साथ काम करिए। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिलने वाला है। ये इसकी पेपर कटिंग है, प्रमोशन बोर्ड्स ऑफ प्रॉपर प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन स्पेस सेक्टर। अच्छा, संघ सरकार ने बिजली क्षेत्र के लिए वास्तविक समय बाजार व्यवस्था जारी की है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है, और बहुत सारी जो देखिए जो हाई एक तरह से आप बोल सकते हैं मिनिस्ट्री होती है, उनके बारे में आपको पता होता है कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, या एक पीएम कौन है, या डिफेंस मिनिस्टर कौन है। आपसे ऐसी चीज़ें नहीं पूछेगा, आपसे ऐसी चीज़ें पूछेगा जो बहुत कम जो है वो मिनिस्ट्री आपको पता हो। जैसे आपसे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पूछ सकता है, तो आर के सिंह जी हैं, जो इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिजली में पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट की शुरुआत की। क्या है भाई ये? तो वास्तविक समय ने भारतीय बिजली बाजार को दुनिया के कुछ बिजली बाजारों में एक लीग के बीच रखा है। ठीक है ना, कि आपको एक तरह का एक प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा इस योजना के तहत। तो बिजली में रियल टाइम मार्केट खरीदारों और विक्रेताओं को वास्तविक समय पर ऑपरेशन के करीब इनकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए एक संगठित बाजार मंच का जो है वो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर देखिए आपको कोई भी जो न्यूज़ है अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बोल सकते हैं, हम आपको एक तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक 23वीं रही है।
ये बहुत जो है वो अच्छी न्यूज़ है, एक तरह से आप समझ सकते हैं, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। अच्छा। हुँ, ठीक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट, ये जो अच्छी बात ही है एक तरह से और बुरी बात भी है। क्यों? क्योंकि 2019 में इसकी रैंक कितनी थी इंडिया की? 17। अभी कितनी हो गई है? 2020 में गिर के हो गई है 23। ये अच्छी न्यूज़ भी है, बुरी न्यूज़ भी है, क्योंकि अच्छे तरीके से एक तरह से काम नहीं हो पा रहा है। और तो सारी चीज़ें जो है एक तरह से फेल एक तरह से होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम इसको बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, कौन सी कंपनी जो है रिलीज़ करती है, तो ये अमेरिकन कंपनी है स्टार्टअप ब्लिंक। कौन सी है? स्टार्टअप ब्लिंक करके कंपनी है, ये जो रिपोर्ट जो है वो जारी करती है। अच्छा, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया है? तो ये आपसे क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बीच में एग्जाम में पूछ सकता है कि जो फर्स्ट कंपनी थी वो मतलब कौन सी कंट्री थी? तो अमेरिका जो फर्स्ट आया था इसमें, यूके यानी और सेकंड आया था, और इज़राइल ये जो है वो थर्ड थर्ड आया था स्टार्टअप को शुरू करने में। मतलब स्टार्टअप की जितनी भी जो कंपनीज़ होती, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, इन्होंने जो भी अपना स्टार्टअप किया है उसमें अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे है। यूके में सबसे ज़्यादा, अमेरिका में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप होते हैं, फिर उसके बाद यूके में होता है, फिर इज़राइल में होती है। हमारी जो रैंक है वो 2019 में 17 थी, 2020 में 23 है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। अच्छा। अच्छा, इंडिया में जो टॉप 100 सिटीज़, इनकी अलग अलग जो है टॉप 100 टॉप 10 इस तरह से ये लिस्ट जारी करते हैं। तो टॉप 100 सिटीज़ में इंडिया की कौन कौन सी कंट्री मतलब जो है वो एक तरह से राज्य बोल सकते हो आप, कौन आया था? तो पहला जो है वो सिटी थी बेंगलुरु थी स्टार्टअप के मामले में, दूसरी सिटी थी दिल्ली, तीसरी थी मुंबई, और चौथी थी हैदराबाद। ठीक है, ये चार जो है वो सिटीज़ थी जिनको टॉप 100 में रखा गया था। और बेंगलुरु की पोजीशन क्या थी? 14th। दिल्ली की पोजीशन क्या थी? 15th। मुंबई की पोजीशन क्या थी? 22nd यानी 22वीं। और हैदराबाद की पोजीशन क्या थी? 96। ये जो है वो बहुत अच्छी मैंने आपको बताया था कि जो अच्छी चीज़ें वो भी हुई, तो अच्छी चीज़ ये है कि ये चार कंट्रीज़ को जो है वो शामिल किया गया। और ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और आपसे बतानी, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो स्टार्टअप रैंकिंग है उसमें साइंस और जो टॉप 3 जो सिटीज़ हैं उनको कौन कौन से रखी गई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप 3 कंट्रीज़ अमेरिका, यूके और इज़राइल थी। टॉप 100 सिटीज़ में इंडिया की जो है वो 4 मैंने बताई। और आपको टॉप 100 में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थी वो आपको बता देता हूँ। टॉप फर्स्ट में थी सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सेकंड में थी न्यूयॉर्क, और थर्ड में थी लंदन। ये जो कुछ सिटीज़ हैं जो टॉप 3 में थी। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करने वाले कृतिका पांडे ने एशियाई क्षेत्र में राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एशियाई क्षेत्र में राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 किसको मिला था? तो ये कृतिका पांडे जी हैं, इनको मिला था। तो ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल के आई थी, टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए, एग्रीटेक स्टार्टअप ये चीज़ क्या है पहले आप ये समझिए। देखिए, एग्रीकल्चर यानी कृषि और टेक्नोलॉजी, ये चीज़ों को मर्ज करके एक चीज़ के लिए ऊपर काम करेगी, एग्रीटेक जिसको नाम दिया गया। ऐसा इसमें क्या होगा कि अलग अलग कंपनीज जो है वो भारत में अगर स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, कि उनको एक टेक्नोलॉजी वो बना के देंगी जो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो उनको जो स्टार्टअप में मदद है, जो फ़ंड है, वो सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट उनको फ़ंड जो है इनिशिएट करेगी और रेज़ करने की कोशिश करेगी। ठीक है। अच्छा, क्या एक तरह से बेनिफिट हो सकते हैं, क्या योजना है वो ला सकती हैं, क्या जो है टेक्नोलॉजी है वो यूज़ कर सकती हैं? टेक्नोलॉजी एक तरह से ये यूज़ कर सकती हैं वो कि जैसे आप क्या करते हो खेतों में, आपने देखा होगा कि एक किसान होता है वो एक टंकी में जो कीटनाशक वो भर लेता है और पूरे खेत में छिड़काव करता है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कोई भी एक कंपनी आई, उसने एक ड्रोन बनाया, हालांकि ड्रोन में अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगा है। ड्रोन बनाया, ड्रोन के ऊपर वो उन्होंने एक ऐसा जो है वो कुछ भी छिड़काव वाला जो है वो रख दिया, और उसने पूरे खेत में ही 5 मिनट में पूरा छिड़काव कर दिया ड्रोन के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह की टेक्नोलॉजी हैं जो और भी अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो आ सकती हैं। इसके लिए कौन फंड करेगा? माइक्रोसॉफ्ट। एक न्यूज़ और है छोटी सी, वो आप समझ लीजिए। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई की ऋण योजना के कार्यान्वयन के लिए समिति के प्रमुख राजनाथ सिंह को बनाया गया है। देखिए, एक समिति बनाई गई थी जो एमएसएमई सेक्टर को जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत मजबूत कर सके। तो उस समिति के एक जो चेयरपर्सन है एक तरह से राजनाथ सिंह भी हैं, उसमें निर्मला सीतारमन जी भी हैं, और भी जो है वो कमेटी में जो है वो मेंबर्स वो ऐड किए जाएंगे।
राजस्थान राज्य केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष पर रहा। एक तरह से ये देख लीजिए कि राजस्थान जो गवर्नमेंट है और कोरोना वायरस के बीच में जो अलग अलग स्टेट में बहुत ज़्यादा, जैसे दिल्ली और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा इस समय कोरोना वायरस है, तो एक तरह से आप राजस्थान में ये देख सकते हैं कि राजस्थान ने कोरोना वायरस महामारी में प्रबंधन में सूचकांक शीर्ष हासिल किया है। यानी सबसे ज़्यादा जो है वो वहाँ पे जो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि डेथ रेशियो और जो कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं वो पाए जा रहे हैं वो रेशियो और बहुत ज़्यादा कम है ये जो, और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो अच्छे से फाइट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें राजस्थान जो है वो शीर्ष पर रहा था। राजस्थान ने कोविड-19 के प्रबंधन सूचकांक में सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसका केंद्र ने 10 राज्यों के लिए विश्लेषण किया था, जिसमें सक्रिय मामले, बरामद मामले, मृत्यु दर जैसी पैरामीटर शामिल थे। यानी जितने भी सक्रिय मामले उनको देखा जाएगा, और बरामद जो मामले मतलब जितने भी मामले नए मिले हैं उनको, और मृत्यु दर क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो इनमें जो है वो अच्छा सबसे किया है किसने, राजस्थान ने। ठीक है, राज्य में सकारात्मक मामले 10,000। ये न्यूज़ जो है वो मंगल या बुधवार की है, यानी ट्यूसडे वेडनेसडे की है, तब की न्यूज़ है, मैं दिखा रहा हूँ। आप भी जो है वो चेंजमेंट हुए होंगे। 10,000 के निशान क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन सक्रिय मामलों की ग्राफ लगातार घट रहा है। अब तक राज्य में केवल में 2,699 सक्रिय मामले थे। मृत्यु दर 2.16% थी, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम थी। ठीक है, ये ट्यूसडे वेडनेसडे की न्यूज़ है। आप इसको एक तरह से फिर से देख सकते हैं। हालांकि अभी भी राजस्थान जो है शीर्ष पे है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। भारत ब्रिटेन के नेतृत्व वाले वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में शामिल होगा। ये क्या है भाई, एक तरह से ये भी देख लीजिए। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट यूके ने की इंडिया शामिल, और यूके ने की थी, जिसमें कौन शामिल हुआ था, इंडिया। अच्छा, ये क्या था, एक तरह से वेबिनार समिट थी। वेबिनार समिट में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, जिसमें अलग अलग कंट्रीज जो है वो शामिल हुए थे। कितने कंट्रीज शामिल हुए थे, 550 कंट्रीज, यानी 50 जो देश वो शामिल हुए थे। अच्छा, एक कंपनी है, किस नाम से, गैवी, क्या नाम है उसका, ग्लोबल वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन नामक एक कंपनी है, जिसको फंड किया जाएगा, एक एजेंसी है जिसको फंड किया जाएगा अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा। और ये फंडिंग कितनी है, 7.4 मिलियन, 7.4 मिलियन, ये इतनी ज़्यादा जो है फंड है जो दिया जाएगा इसको, ताकि ये रिसर्च कर सके, जल्दी जल्दी दवाई जो है वो दवाइयाँ बना सके, वैक्सीन बना सके। इस सारी चीज़ों के लिए वर्चुअल ग्लोबल समिट, वैक्सीन समिट में ये सारी चीज़ें बातें हुई हैं। भारत ने ब्रिटेन के नेतृत्व, एक न्यूज़ समझ लीजिए, भारत को ब्रिटेन के नेतृत्व वाले वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में शामिल होना है क्या, हो गया है। ठीक है, भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले 50 देशों में से एक होगा। शिखर सम्मेलन GAVI वैक्सीन अलायंस के लिए कम से कम 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड जुटाने के लिए आयोजित किया गया है। ब्रिटेन वर्तमान में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। देश में कोविड-19 वैक्सीन के खोज का समर्थन करने के लिए एक वैक्सीन टास्क फोर्स का भी गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करने लगे मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात क्रिस्टोडल उत्तरी अमेरिका से टकराया है। देखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा इस समय सुनने को मिलेगा। अभी हाल ही में एक निसाग्र करके एक तूफान आया था, उसके पहले आया था अम्फान जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से टकराया था, फिर उसके बाद निसाग्र आया जो गुजरात और महाराष्ट्र से टकराया। ठीक है, और ये फिर आप ये जो इंटरनेशनल न्यूज़ है आपको दिखा रहा हूँ, चक्रवात क्रिस्टोडल ये उत्तरी अमेरिका से टकराया। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्यों होती, देखिए गर्मी के दबाव, गर्मी का जो जब गर्मी बढ़ती है तो उसमें जो दबाव बढ़ता है, उसी के तहत ये सारी चीज़ें जो ये होती हैं, भूकंप और ये जितनी भी बाढ़ आड़ होती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि मैक्सिको में आया था। ये पूछा जा सकता है कि चक्रवात क्रिस्टोडल कहाँ आया था, तो मैक्सिको में आया था। ये इसकी जो है वो न्यूज़पेपर कटिंग है। और आपसे पूछा जा सकता है, लास्ट ईयर जो एक उड़ीसा में तूफान आया था फैनी नाम का, ठीक है, और अभी उड़ीसा में कौन सा आया था, अम्फान आया था, और अभी जो एक गुजरात और महाराष्ट्र में कौन सा आया था, तो ये निसाग्र तूफान आया था। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। संघ सरकार ने भूटान के साथ पर्यावरण सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। क्या है ये भाई, यूनियन गवर्नमेंट साइन विद भूटान इन एनवायरमेंटल वर्क, पर्यावरण के लिए किस तरह से जो क्या चीज़ें की गई, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भूटान के साथ एक समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। ठीक है, हाँ, MOU यानी जो समझौता ज्ञापन है, प्रत्येक देश में कानून और कानूनी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए इक्विटी, पारस्परिकता और पारस्परिक लाभों के आधार पर पर्यावरण संरक्षण में प्राकृतिक संरक्षण और सुरक्षा के प्रबंधन में करीब और दीर्घकालिक सहयोग की स्थापना और संवर्धन
करता है। देखिए इन्वायरमेंट में इससे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। चलिए नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, देख सकते हैं आप कि कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा जो एग्ज़ाम में है कि किस बंदरगाह का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया गया, तो कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल के किया गया। ये और आपसे एक तरह से पूछा जाएगा सबसे लंबा और पुराना जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वो कौन सा था। तो अगर कोलकाता बंदरगाह है ऑप्शन में तो आप उसे टिक कर सकते हैं, अगर प्रसाद मुखर्जी है तो उसे टिक कर सकते हैं, दोनों एक ही हैं। ठीक है ना, ये सबसे पुराना और सबसे लंबा पोर्ट है और ये कब बना था, तो 150 साल पुराना ये पोर्ट है। ठीक है, चलिए ये जो है वो आपसे पूछा जाएगा। सरकार ने विदेश से आए भारतीय नागरिकों के लिए रोजगार अवसर का डेटाबेस बनाने के लिए स्वदेश पहल शुरू की। स्वदेश इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। अच्छा, क्या है, सरकार ने देश लौटे नागरिकों के रोजगार का अवसर डेटाबेस बनाया जाएगा। और इसमें क्या होगा भाई, सबको रोज़गार दिया होगा? नहीं, सबको तो रोज़गार नहीं दिया जाएगा रोज़गार। और किन किन लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, देखिए जो विदेश से आए। क्यों? क्योंकि उनके पास एक स्किल थी जिसके तहत वो बाहर काम कर रहे थे, उसी स्किल को निखारने के लिए एक तरह से हमें स्किल्ड वर्कर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए स्वदेश पहल जो है शुरू की जाएगी। उनका जितना भी डेटा है वो किस चीज़ में स्किल्ड हैं और क्या क्या चीज़ें करते थे बाहर और कितना कितना पैसा मिलता था, क्या क्या चीज़ें, जितनी भी डिटेल है उन डेटा बेस एक तरह से तैयार किया जाएगा और उन्हें भारत में ही काम दिया जाएगा। चलिए, सीड्स एनजीओ को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 सम्मान प्रदान किया गया है। एक तरह से आपसे पूछ सकते हैं, जैसे मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि वर्ल्ड नो टोबैको डे, इसकी थीम क्या थी, तो ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो एक तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन को 2020 का वर्ल्ड नो टोबैको डे का अवार्ड मिला, तो आप बता सकते हैं कि सीड्स सोशल एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट सोसाइटी, इस संस्था को है जो वर्ल्ड नो टोबैको डे का अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है, ये एक तरह से एनजीओ है एक। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करेंगे आवास और शहरी विकास व मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इंटर्नशिप कार्यक्रम ट्यूलिप शुरू किया। अच्छा, ट्यूलिप क्या है भाई? अच्छा, ये भी जान लीजिए, ये लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है। इंटर्नशिप आप एक तरह से जानते होंगे कि कहीं पे भी एक तरह से आपको एक तजुर्बा जो है वो मिलता है, एक तरह से आप ट्रेनिंग समझ सकते हैं, ट्रेनिंग। ठीक है ना, तो इसमें क्या किया जाएगा, जो नए इंजीनियर्स जो इस साल पास आउट किए होंगे, कितने, 25,000 जितने भी इंजीनियर्स होंगे उनको एक तरह से एक ट्रेनिंग जो है वो सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी, ट्रेनिंग करवाई जाएगी और वो भारत सरकार करवाएगी। और जितने भी स्किल्ड जो है वो निकल के आएंगे इंजीनियर्स, उनको जो है भारत सरकार एक तरह से जो रोज़गार है वो प्रदान करेगी। ठीक है ना, जितने भी नए इंजीनियर्स हैं, पुराने नहीं, जो नए पास आउट हुए हैं उनको, कितने, 25,000 स्टूडेंट जो है वो पास आउट हुए हैं। ट्यूलिप ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है, क्योंकि देखते हैं आप इंटर्नशिप करने के लिए जो इंजीनियर्स है, कोई भी जो है अलग स्टूडेंट होता है वो अलग अलग कंपनीज़ में जाता है और जहाँ पे उसको कई बार फ्री में भी उसको इंटर्नशिप मिल जाती है या कई बार उसको पैसे दे के भी इंटर्नशिप लेनी पड़ती है। ठीक है ना, क्योंकि वो उसके कोर्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो इसलिए ये इंडियन गवर्नमेंट एक तरह से ये कर रही है, ट्यूलिप जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसमें इंजीनियर्स को हेल्प मिलेगी। खाड़ी देश कुवैत घटती अर्थव्यवस्था के कारण प्रवासी आबादी कम करेगा। खाड़ी देश कुवैत मीन्स जो यूएई, कतर, इस तरह के जितने भी देश हैं, इनमें ये भाई क्या है, ये खाड़ी देश है। खाड़ी देश क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेल मिलता है और सबसे ज़्यादा अमीर लोगों के देशों में भी यही आते हैं। इनमें क्या किया जाएगा, ये जो वर्कर्स आप देख रहे हैं, जितने भी प्रवासी मजदूर होंगे जो वहाँ के नहीं होंगे, अलग कंट्री के होंगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि लोकल फॉर वोकल, अपने ही लोगों को काम देना है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ें अप्लाई की गई, कोरोना वायरस के बाद अप्लाई की जाएंगी। अगर ये चीज़ें इन्होंने जो बोली वो सच में अप्लाई की जाएंगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली। क्यों प्रॉब्लम होने वाली है, ये एक तरह से आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये जो खाड़ी देश के लोग हैं, 70% लोगों को काम दिया जाएगा, 30% लोगों को, केवल प्रवासी जो होंगे उनको काम दिया जाएगा, और 30% के जो भी एक्स्ट्रा होंगे 30% के अलावा उनको बाहर कर दिया जाएगा, उनको काम नहीं मिलेगा। कुवैत ने अपनी जनसंख्या के प्रवासी अनुपात को 70% से घटाकर 30% करना चाहता है। जनसांख्यिकीय असंतुलन को हल करने के लिए कुवैत प्रधानमंत्री ने कहा है, कुवैत अपने नागरिकों को विदेशी श्रमिकों को बदलने के लिए निर्भर करना शुरू कर देगा। 4.8 मिलियन निवासियों में से
कुछ 3.3 मिलियन विदेशी नागरिक हैं और 1.45 मिलियन कुवैती नागरिक हैं। तो कुवैती जो नागरिक हैं उनको बढ़ाया जाएगा और जो विदेशी नागरिक हैं उनको घटाया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही हैं। भारत व ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग करने में सहमत हुए। क्या है भाई, ये भी समझ लीजिए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से अपने जितने भी डेटा एक तरह से बेस हैं, ठीक है ना, और जितने भी मिलिट्री बेस हैं, मिलिट्री बेस हैं, उनको साझा करेगा। कैसे साझा करेगा? उसके लिए 2 एग्रीमेंट हुए हैं। कौन कौन से? एक तो पहला जो एग्रीमेंट हुआ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे भारत का जो है वो जहाज़ है या एरोप्लेन है, या एयरफोर्स या नेवी, नॉर्मल प्लेन्स के लिए नहीं, केवल एयरफोर्स और नेवी जितने ही मिलिट्री बेस के हैं, ठीक है, वो जब भी उनके एरिया में जाएंगे, जैसे उनके एरिया से गुजर रहे हैं या उनको कोई प्रॉब्लम हुई या फ्यूल ख़त्म हो गया, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हुई, तो वो ऑस्ट्रेलिया में लैंड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे इनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए, क्योंकि किसी भी कंट्री में लैंड करने से पहले हमको वहाँ की जो है परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये समझौता जो है वो एक तरह से परमिशन के लिए हाँ बोलता है कि आप कभी भी इंडिया जो है वो वहाँ पे सारी चीज़ें, वो अपने जो प्लेन्स है, जो सारी चीज़ें हैं एयरफोर्स और मिलिट्री के, वो वहाँ पे लैंड करवा सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अच्छा, किसी भी प्रॉब्लम के लिए प्लेन्स इनकी जो ज़मीन पर वो लैंड कर सकते हैं, एयरफोर्स और नेवी के प्लेन्स हैं ऐसे ही। अच्छा, आप ये पूछेंगे कि ये जो है ये, पहले ये देखिए पेपर की कटिंग देख लीजिए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सील डील टू यूज़ ईच अदर मिलिट्री बेसिस टू फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए सैन्य ठिकानों पर पहुंचने के लिए लैंडमार्क पैक्ट सहित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। अलग अलग समझौते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने अपना पहला आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया। दोनों नेताओं को विस्तृत G7 शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से मिलने की उम्मीद है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 2020 में आयोजित किया जाएगा। जैसे मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ, D10 G7 को D10 में कन्वर्ट किया जाएगा। चलिए कुछ और जान लेते हैं। अच्छा, ऐसा ही एग्रीमेंट सिंगापुर भी हमारे साथ कर चुका है, साउथ कोरिया भी कर चुका है और फ्रांस भी कर चुका है। अगर इन देशों में भी प्रॉब्लम होती है मिलिट्री के और एयरफोर्स के जहाज़ों को, तो वहाँ पर वो लैंड कराकर अपनी सारी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करेंगे अब देश का नाम इंडिया बदल कर रखने के लिए भारत में जो है वो जनहित याचिका दायर की गई थी। दिल्ली के जो एक बिजनेसमैन है, उन्होंने ये योजना जो है वो योजना नहीं एक तरह से PIL जो है वो याचिका जो है वो दायर की थी। और ऐसी बहुत बार कोशिश की जा चुकी है देश का नाम इंडिया रखने की, ठीक है। देश का नाम जो है वो इंडिया बदल करके भारत को रखने के लिए। तो ये जो याचिका जो है वो कैंसिल कर दी गई। क्यों? उन्होंने बोला है, पहली बात तो इन्होंने बोल दिया, किसने? हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कौन है? SS बोबड़े जी, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। इन्होंने मना कर दिया कि हम इस तरह से इसमें हस्तांतरित नहीं कर सकते, इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि ये आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 में ऐसा बोला गया है कि इंडिया को एज रिप्रेजेंट किया जाता है भारत के नाम पे। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से बेबुनियाद हैं और मतलब हैं, तो इसलिए ये याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। चलिए एक सेकेंड। भारत और इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से कर दिया इनकार। ये देखिए पेपर की कटिंग। प्ली फॉर रिमेनिंग इंडियाज भारत कैन गो टू सेंटर्स रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के पास भेज दिया था कि अगर आप चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं आर्टिकल में, लेकिन आर्टिकल में संशोधन करना एक तरह से इनको सही नहीं लगा। तो इन लोगों ने बोल दिया कि आप इंडिया भी बोल सकते हो, भारत भी बोल सकते हो, दोनों एक ही नाम है। चलिए, अच्छा, जो PIL थी, जो PIL यानी PIL क्या होती है एक तरह से ये भी जान लीजिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक तरह से ये याचिका होती है जिसको दायर किया जाता है, यही दायर हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करने वाले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में बदला जाएगा। अच्छा, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? जो देखिए 2 टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। कोई भी जो सड़क होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसके लिए 2 टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, एक ग्रीन प्रोजेक्ट और एक ब्राउन प्रोजेक्ट। ग्रीन प्रोजेक्ट क्या होता है? देखिए कोई भी चीज़ हम शुरुआत से शुरू करते हैं, जैसे कोई मकान हमने लिया, ठीक है, ज़मीन ली, उस पर मकान बनाया, तो ये शुरू से शुरू की गई योजना है या शुरू से शुरू किया गया प्रोजेक्ट है शुरुआत से, तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रीन के अंदर आएगा, ग्रीन प्रोजेक्ट के अंदर आएगा। अच्छा, ब्राउन प्रोजेक्ट क्या है? कोई भी हमने घर लिया, आसान भाषा में समझिए, कोई भी एक हमने घर लिया, ठीक है, उसको रिनोवेट करवा रहे हैं हम, यानी उसके ऊपर या तो फिर उसके ऊपर एक और मंजिल बना रहे हैं या 2 मंजिल बना रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर रिनोवेट कर रहे हैं तो वो जो है वो ब्राउन प्रोजेक्ट के अंदर आ गया है, ठीक है। 2019 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, इसका जो है वो
अमाउंट था वो 1,000 करोड़ रुपए था। इसका जो नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन इसको नाम दिया गया था, ये भी इन्हीं सारी चीज़ों के इनिशिएटिव के रूप में शुरू किया गया था। अच्छा, ये इसकी लिए कितनी की मंजूरी मिली, इसके लिए भी समथिंग इतनी अमाउंट की जो है 500 या 400 कुछ करोड़ की जो है मंजूरी मिली है। और ये दिल्ली, अमृतसर, कटरा, इन जो रोडों से वो गुजरेगा। हालांकि यहाँ पे भी जो है वो नेशनल हाईवे बने हुए हैं, लेकिन कुछ जो जगह हैं उनको छूट जाता है, मतलब वहाँ से नहीं निकलता है। तो इसलिए जो पंजाब सरकार है उसने ये मांग की थी, और कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अन्य रोडों से भी जोड़ा जाए, तो इसको जोड़ा जाएगा, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में बदला जाएगा। ठीक है। ये देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली एग्रीड टू कन्वर्ट द डेली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे इनटू अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। द हाईवे विल कनेक्ट 5 हिस्टोरिक टाउन्स इन द स्टेट। जो 5 अलग अलग जगह हैं उनसे जोड़ा जाएगा। दे इंक्लूड गोंडीवल, साहिब सुल्तानपुर लोधी, खदूर साहिब एंड तन तरन। ये देखिए अलग अलग टाइप के नाम हैं। ये जो जगह जो छुटी हुई हैं नेशनल हाईवे से, इनको जोड़ा जाएगा। ठीक है। ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, आपको समझ में आया होगा ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट पे क्या होता है। देखिए 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। इसकी थीम क्या रही थी? देखिए, अब कोई भी जो डे मनाया जाता है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो थीम क्या थी। तो इस बार की जो थीम थी सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। इस बार की जो थीम थी वो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ये जो है वो इस बार की थीम थी 2020 की। अच्छा, पहली थीम आपसे अगर पूछ लेगा कि जो पहली सबसे पहले जब मनाया गया था तब उसकी थीम क्या थी, तो आप वो बताएंगे ओनली वन यूथ। पहली बार जब मनाया गया था तो ये थीम थी ओनली वन, सॉरी, ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। ये फर्स्ट टाइम की जो थीम थी ओनली वन अर्थ। और इस बार की जो थीम है वो क्या थी? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है ना। पहली बार अच्छा कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। 1974 में 5 जून 1974 को, यानी 5 जून 1974 को ये पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अच्छा हाँ, इसके बारे में बैठक पहले हो गई थी, यानी स्टॉकहोम में एक जगह है, वहाँ सारे देशों ने एकत्र होकर ये बैठक की थी कि हम इन्वायरमेंट को बचाएंगे। इसके लिए एक अलग दिन बनाया जाएगा जिसमें हम अलग अलग तरीके से इन्वायरमेंट के लिए काम किए। वो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे अगर पूछा जाए कि पहली बैठक जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट की हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो स्टॉकहोम में हुई थी। कब हुई थी? तो वो 5 जून 1972 को हुई थी, और इसके तुरंत बाद 2 साल बाद ये जो दिन तब से मनाया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। बायोकॉन की अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ को वर्ष 2020 का EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर नामित किया गया है। चलिए, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये है किरण मजूमदार, ये बायोकॉन कंपनी की जो है वो मालकिन है। और आपसे पूछा जा सकता है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर 2020 का अवार्ड किन्हें मिला, तो ये किरण मजूमदार जी को मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ट्रैकिंग के लिए मेरा वतन ऐप जो है वो लॉन्च की है। मेरा वतन ऐप है, मैंने आपको कई बार बताया कि जितनी भी जो ये ऐप्स हैं या जो भी योजनाएं जारी की गई इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी कहाँ तक पहुँची या कहाँ अटकी हुई है, ये क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में उस ऐप में जो है वो डेटाबेस होगा। आप अपनी सैलरी ट्रैक कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो जम्मू कश्मीर का, ठीक है, तो वो अपनी जो है वो सैलरी को ट्रैक कर पाएगा। तो ये जो है वो ऐप लॉन्च की गई थी। चलिए, यहीं पे हमारी जो है आज की न्यूज़ जो है वो ख़त्म होती है। वीकली करंट अफेयर्स का जो है वो पार्ट वो ख़त्म होता है। हालांकि आपको पता है कि हर बार हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस वीक में इंपॉर्टेंट डेज़ केवल 5 जून का ही था जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, जिसके बारे में आपको बता चुके हैं। और हर बार हम एक राज्य या एक यूटी के बारे में आपको बताते हैं, तो आज उसी के सीरियल में हम दिल्ली के बारे में आपको बताएंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, दिल्ली एक यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरीज़ है, केंद्र शासित राज्य है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक है ना। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल हैं। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। लोकसभा सीट 7 हैं, राज्यसभा सीट 3 है, लेजिस्लेटिव असेंबली 70 है, यानी विधानसभा सीटें 70 हैं। ठीक है। चलिए, और अभी कहाँ का चुनाव हुआ था ये आपको हमको कमेंट में बताएंगे, जिसमें केजरीवाल जी जीते थे। ठीक है। चलिए, अब मैप के तौर पे समझ लीजिए कि दिल्ली कहाँ है। ये देखिए, यहाँ नई दिल्ली है, और इससे कौन कौन जुड़ा है? उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सारी चीज़ें जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक था। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के
साथ आप अगर अभी तक हमने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम अपने डेली करंट अफेयर्स की जो भी चीज़ें हैं या जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी न्यूज़पेपर हैं, वहाँ आपको शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच।